नाज़रीन आदाब, आज हम बहुत अहम मौजू लेकर आपके रूबरू हैं और आज के इस खुसूसी मुबाहिसे और मुज़ाकरे में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड्स के अपनी अपनी दुनियाओं के माहिरीन हैं। जाहिर है कि हमारे साथ आज जनाब सुरेंद्र जी मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल से, और बहुत अहम सियासी कैरियर आपका रहा है और मुख्तलिफ मुहाज़ों पर बहुत आवाज़ें आप बुलंद करते रहे हैं सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी। दूसरा अहम नाम हमारे साथ जनाब आमिर साबरी का है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और आज के इस खुसूसी मौजू पर जो बजट के ताल्लुक से भी है और दूसरे मसाइल पर भी है उस पर इजहार ख्याल फरमाएंगे जनाब साबरी साहब। और हमारे साथ डॉक्टर मतीन साहब भी जुड़े हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं ज़ाहिर है मुस्लिम लीग के, और बहुत अहम खिदमत अंजाम देते रहे हैं माजी में। और एक जो नाम है अहम, वो वकला की फील्ड से है, जनाब शुएब एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं। शुएब एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होते रहे हैं और हम ये कहते रहे हैं कि जिस अंदाज की गुफ्तगू आप करते हैं उसकी भी अपनी अलग अहमियत और इफादियत है। तो बाकायदा तौर पर आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सवाल करते हैं जनाब आमिर साबरी साहब से। आमिर साबरी साहब, जाहिर है कि बजट पेश हुआ और जिस अंदाज से कार फरमाई की गई, जिस अंदाज से तारीफ और की गई, कसीदा खानी की गई हुकूमत की, वो अपनी जगह है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने घेराव भी किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर घेराबंदी भी की और बिलखुसूस अक़लियती तबक़े ने भी मायूसी का इजहार किया। तो आपके सामने पूरा बजट का मंजरनामा है, समाज का मंजरनामा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या फरमाएंगे आमिर साबरी साहब? बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए, बजट जो है बिल्कुल जैसे मुंगेरी लाल के सपनों जैसा है। बजट में इतनी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं, जिस तरीके से बजट आना चाहिए था उस तरीके से बजट नहीं आया। और विशेष तौर से इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ है ही नहीं बजट के अंदर। इससे पहले भी तमाम अल्पसंख्यकों प्रोग्राम किए गए, तमाम पसमानदा मुस्लिम को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदबान दावे किए जोड़ने के लिए। लेकिन सच बात तो यह है तारिक साहब, लिखा पढ़ी में या जमीनी सतह पर ये लोग देना नहीं चाहते। यही वजह रही कि बजट के नाम पर एक झुंझुना जो समाज को दिखाया गया है, और ना इसमें अल्पसंख्यकों को छोड़ दिए, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, एक हफ्ते से मैसेज चले हिंडनबर्ग का, उन्हें अरबों खरबों रुपए इनका अडानी का मार दिया, तो इससे बजट बजाय संभलने का और बिगड़ेगा। अभी आप देखिए, जल्दबाजी में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन चंद दिनों रुकिए, उसके बाद बजट आपको सच्चाई क्या है बजट की अपने आप आवाम सामने ला देगी। और विशेष तौर से जो अल्पसंख्यकों को जो आईना दिखा रहे हैं, बहुत टाइम से अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मुस्लिम मुस्लिम करके चिल्ला रहे हैं, पसमानदा को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, चलिए आप मुसलमानों को छोड़ दिए, अरे जो मुसलमानों में पसमानदा है उन्हीं के लिए कुछ बजट में रख देते तो अच्छा होता। लेकिन सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ लफाजी के अलावा इस सरकार के पास पिछले 9 वर्षों में कुछ समझने में, देखने में और मिला नहीं है तारिक साहब। सच्चाई ये है। सुरेंद्र जी, देखिए साबरी साहब ने एज ए जर्नलिस्ट सीनियर सहाफ़ी के हैसियत से अपने ख्यालात का इजहार किया और जाहिर है कि उनके ख्यालात से मुझे मालूम नहीं कि आप किस हद तक इत्तफाक करेंगे या मतलब उसकी तरदीद करेंगे, लेकिन आप बड़े सीनियर जाहिर है कि पॉलिटिशियन हैं और मुख्तलिफ मुहाज़ों पर आपने काम किया है, ज़मीनी सतह पर आपने काम किया है। किस अंदाज से देखते हैं इस बजट को? देखिए, साबरी साहब ने बहुत सही कहा, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है। और अल्पसंख्यक वाले पॉइंट पर मैं एक चीज और आपके नॉलेज में ला दूं कि पिछले वर्ष 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों वित्त विकास निगम की तरफ से टर्म लोन के लिए एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए थे। उन पे बाकायदा पैसा अलॉटमेंट होकर के लेटर लोगों को मिल गए कि आपको इतने लाख अलॉट हुआ, आपको इतने लाख अलॉट हुआ। इसके बाद से आज तक वो टहल रहे हैं, उनके पैसे का पता नहीं है कहाँ है। इस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ धोखा भी किया जाता रहा है, जिसका प्रमाण है अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से पता कर लिया जाए। अब आ जाइए बजट पर। बजट में किसानों की आय 2014 से अब तक दुगुनी होने का सपना किसानों को दिखाया जा रहा है, उसका कहीं कोई पता नहीं है। वो दुगनी तो बात छोड़ दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना तक आय हो जाए, यही बहुत होता है। तो स्वामीनाथन आयोग का भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब आ जाइए छात्रों पर। छात्रों के साथ उनकी जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसका कहीं कोई पता नहीं है, ये छात्रों के साथ है। और साथ साथ में आज तक शिक्षा मित्र और जो शिक्षक भर्ती चली आ रही है उस पर कोई जिक्र नहीं है, वो सब अपनी जगह पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिखाया जा रहा है कि जीएसटी बढ़ गई, गरीब की थाली पर आटा दाल नमक का जो चार्ज बढ़ रहा है वो जीएसटी बढ़ करके आ रही है। उनके हिसाब से 17% जीएसटी
जो है आएगी, ये ऐसा के वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने पेश किया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ छात्र, किसान, अच्छा दूसरी चीज और, भारतीय जनता पार्टी हर चीज भविष्य में दिखाती है। इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये कभी नहीं कहा गया कि इतने को रोजगार दिया। ये डाटा मेरे बहुत सामने अहम है। बात की है आपने सुरेंद्र जी। जाहिर है कि ये जो मसला है ये बहुत वाकई काबिल गौर है कि मिलेगा और ये होगा, ये करेंगे। वो जाहिर है कि सुनहरे सपने दिखाने का एक सिलसिला जी माजी जी से जी। हाल तक जारी है। मतीन साहब, बड़ी मायूसी, हमने अकलियत के लोगों से बात की तो बड़ी मायूसी नजर आती है, और उन्होंने, कुछ लोगों ने तो बाकायदा ये कहा, साहब हमें उम्मीद ही नहीं थी तो हमसे सवाल ही बेकार है ये। मतलब अब जब लोग नाउम्मीद हो जाएं, लोग थक जाएं और कुछ अपनी आरज़ू में भी ना पेश कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार भी ना करना चाहें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किस अंदाज से देखते हैं मौजूदा मंजरनामे को? जाहिर है कि सियासी मंजरनामा आपके सामने है और मौजूदा हालात आपके सामने है। मतीन साहब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? तारिक भाई बिल्कुल सही बताया आपने कि मुसलमान तो आज नहीं, इससे पहले जो भी हुकूमतें रही हैं भाई, 11th 5 ईयर्स प्लानिंग में ही सिर्फ मुसलमानों को लिए मुख्तस किया गया था। 12 5 ईयर प्लान में कुछ रहा, उसके बाद से 2014 से जब भी 13 5 ईयर्स प्लान आया था उसमें भी नहीं था कुछ भी, इवन कुछ भी नहीं था। तो हम तो बजट की तरफ मुसलमान तो खास करके देखते ही नहीं है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर तालीम में जो पूरा मतलब बुनियाद होती है, किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी बुनियाद होती है तालीम, और उस तालीम का बजट घटा दिया। अभी देखिए पेंडेमिक आया था, इतना जबरदस्त हालात से मुल्क दो चार हुआ, लाशों पे लाशें देखी गई हैं, मेडिकल हेल्थ में बजट घटा दिया। बड़ी हैरानी हो रही है मुझे कि ये किस तरह का बजट है और क्या चाहते हैं, इस मुल्क को किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं। किसानों का बजट घटा दिया, मतलब क्या करेगा? आए रोज किसान खुदकशी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमानों की तादाद है, नहीं, इन्हीं बात की बिरादरी के लोग हैं। और वो बजट घटा देने का मतलब कि क्या किसानों को भी ले जा करके मुसलमानों के जमरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्या लेकिन एक बात, एजुकेशन बड़ी सिस्टम को बुनियादी मुसलमानों बात, के जमरे में खड़ा करना चाहते हैं? बुनियादी बात यह है कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये आइंदा इलेक्शन के पेश नज़र बजट पेश किया गया है, तो अगर ये इतनी तमाम खामियां हैं तो आइंदा इलेक्शन में क्या फिर कामयाबी मिल सकती है? साबरी साहब, बड़ी बात यह है कि देखिए, जब लोग मायूसी का इजहार कर रहे हों और बाकायदा बरसर इख्तिदार जमात के लोग ये कह रहे हो साहब इससे बेहतर बजट तो कभी पेश ही नहीं हुआ, हर तबके का ख्याल रखा गया है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ख्याल रखा गया है, हर शोबा हयात का ख्याल रखा गया है, तमाम लोगों को उसमें फौकत दी गई है। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, जमीनी सतह पर लोगों से बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं मायूसी भी सामने आती है। साबरी साहब, कैसे तब्दील होगा ये मंजरनामा? देखिए, सत्ता में बैठे लोग तो हमेशा जो बजट पेश कर रहे हैं तो बजट की तारीफ ही करेंगे। तारीफ भाई, कोई आज नई बात नहीं है, तमाम जी, सरकारें आई और गई, जो भी सरकार में होता, सत्ता में होता, वो अपने बजट की तारीफ करेगा। बल्कि बजट ही नहीं, बल्कि अपने हर काम की तारीफ करता है, चाहे वो समाज बिलाशुबा। मुखालिफ हो, चाहे जनता मुखालिफ हो, चाहे कुछ मुखालिफ, किसी के मुखालिफ हो, लेकिन वो अपनी तारीफ करेगा, ये कोई खास बात नहीं है। अब बजट में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है तारीफ करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने, चलिए अल्पसंख्यक छोड़ दिए, ये तो अल्पसंख्यकों को पहले से उम्मीद नहीं थी हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि तमाम अल्पसंख्यक विभाग भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लिए सारे के सारे बजट से खाली हैं। इवन हद तो ये हो गई कि अखबार जो लोग निकालते हैं उर्दू और हिंदी के, उसमें भी इन्होंने कंपटीशन कर दिया है। और हद ये हो गई है कि उनको दूसरे नहीं बल्कि अब तीसरी दृष्टि से देखा जा रहा है, जो उर्दू अखबार निकालना है, जबकि संस्कृत अखबार, उर्दू अखबार, फारसी अखबार, जो बाकायदे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शोभा है कि उनको इन मतलब स्थानीय भाषाओं को, इस कौमी मतलब अलग से पैसा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो बजट में खत्म हो गया। आज की तारीख ये है तारिक साहब के जो हिंदी अखबार निकल रहे हैं उनकी बनिस्बत उर्दू अखबारों को ना के बराबर है, जबकि तमाम सरकारों में ये होता रहा है कि एक बाकायदे उर्दू के लिए बजट होता था। हद ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उर्दू में वो लगेंगी, क्या नाम, नेम प्लेटें लगेंगी। आपको मैं एक चीज और याद दिला दूं, अभी पिछले साल की बात है कि डॉक्टर तबस्सुम हुआ करती थी स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने खाली अपने विभाग के लिए आदेश जारी कर दिया था कि उर्दू में नेम प्लेट लगा दिया है तो उनको शायद सस्पेंड कर दिया गया। तो अब ये इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से।
बात ये नहीं है, बात ये हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं, कभी 11% वोट की बात करते हैं कि इनको मिला है, कभी 13% की वोट की बात करते हैं, और जब देने की नौबत आती है तो कहीं कुछ नहीं है। फिर ये एक मैसेज देते हैं कि एक विशेष कौम को हम टारगेट कर रहे हैं। ये इनके मैसेज भी ज्यादा कदा आते रहते हैं, मतलब थोड़े दिन गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ ये इस तरीके का बयान दे देते हैं इनके नेता, और बल्कि जिम्मेदार लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो बयान देते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्या राजधर्म, सनातन धर्म ही राजधर्म है। अरे क्या अच्छा होता, ये कहते हैं मानव धर्म ही राजधर्म है, कितनी खूबसूरत बात होती। तो मानवता को तो इन्होंने ले जाकर के तालाब में फेंक दिया है। अब इनका सनातन धर्म, मैंने कई चैनलों में पूछा भी है कि पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि सनातन धर्म में आपके कौन कौन सी जातियां आती हैं। भाई, देश का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होता है उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, और जब वोट लेना होता है इनको तो सनातन ही सब याद आ जाते हैं, सब फिर हिंदू बहुत दिखने अहम लगते हैं। बात है। मैं एक सवाल शुएब एडवोकेट से भी करना चाहता हूँ, उनकी लाइन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी शुएब साहब की। शुएब साहब, युवा जो है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो क्या सोच रही है बजट को लेकर? जाहिर है आप मतदाता जागरूक संघ से भी जुड़े हुए हैं, और जो वुकला का एक विंग है, जो वकीलों का एक पूरा सेक्शन है, उससे भी आप नुमाइंदगी करते रहे हैं। क्या सोचते हैं बजट को लेकर? क्या एहसासात है, क्या तर्जुमानी करना चाहेंगे आप बजट की पेश नजर? खासतौर से नौजवान तबका क्या देखिए सोच तारिक रहा है? जी जी देखिए तारिक साहब, ऐसा है कि जो बजट आया है खासकर नौजवानों के लिए बहुत मायूस वाला है। क्योंकि नौजवान इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहा है और उसको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है कि फरियाद किसान की सुन ली परवरदिगार ने, बर्बाद होकर रह गया बर्तन कुम्हार का। तो गवर्नमेंट ने जो बजट दिया, ये आम बजट दिया है, और ये हर हुकूमत में बजट आते हैं। और जिस तरह ये आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक समुदाय को नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, उसमें हर समुदाय की बात है। 7 लाख का जो टैक्स रखा है इन्होंने, 7 लाख की बढ़ावा दिया है, तो उसमें सबके लिए है। औरतों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं को दिया गया, उसमें सभी औरतें आ रही। लेकिन बजट जो है, जो अगर आप देख लें तो इससे कोई खुश नहीं है। नौजवानों बहुत जो है मायूसी की लहर है, खासकर वकला जो तबका है। आप देखिए वकला जो है, चाहे मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत है, उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। और ये हमारी कमी है कि हमारे जो वकला मंदिर आम पर बैठे हैं, चाहे रियासत में हो चाहे मरकज में हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो छोटे वकलाओं के लिए नीचे कुछ करें, नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, जो एक समुदाय की बात आती है बार बार, तो उस पर यह आती है कि वो कमियां हमारी हैं। जैसे साबिर साहब ने एक बात अभी कही, बहुत अच्छी कही, ये हकीकत है कि उर्दू अखबारात पे वो बातें मंजर आम पे नहीं आती हैं, न जमीन पे आती हैं, कि जो गवर्नमेंट वादे करती है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। देखिए, चाहे हमारी उर्दू कौम है हो, जो उर्दू के अखबार नाम पर शुएब निकालती है। साहब, जी चाहे शहरों के नाम बदलने का सिलसिला हो, उर्दू अखबारात का हेड का मामला जी हो, उर्दू जी जी तलबा तलबात के वज़ाइफ बंद करने की बात हो, अक़लियती तबके के वज़ाइफ तो पहले ही बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि जो हमारी तंजीमें हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो आखिर कब तक खामोश रहेंगे? सुरेंद्र नाथ जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन मतीन साहब से एक सवाल करते हुए आपके पास में आना चाहता हूँ। मतीन साहब भी कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, और अभी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन से भी इनका ताल्लुक बड़ा गहरा है, और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ लोगों को वहां पर। तो क्या कुछ तवक्कुआत रखते हैं कि क्या किया जाएगा मतीन साहब? और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, और जो समाज को सुधारने के पेश नजर काम करना चाहती हैं, उनको और उनके ताउन को लेकर हुकूमत का क्या रद्द अमल है मतीन साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बजट में हुकूमत का नजरिया बाकायदा साफ आया है। इसमें हमारा और हमारे पूरी उम्मत का कोई कसूर नहीं है, वो सरकार ही तय करेगी। मुसलमान उसमें कहीं से गिल्टी नहीं फील कर रहा है कि साहब वो हमारी नाकामी की वजह से ये बजट, ऐसा कुछ नहीं। अब रही बात, देखिए बड़े अफसोस की बात है कि हज का अभी मामला है, सेंट्रल हज कमेटी का मामला, कि साहब वो हज का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं। उसकी तवारीख, उसके जो कवानीन है, जो चीजें होती हैं, उसको डिले करते चले जा रहे। ये हर तरह से ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बजट के जरिए से हो या हुकूमत में बैठे हुए दूसरे लोगों के जरिए से। कल हमारे अभी इटी बशीर अब्दुल समद समदानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जा करके मिले कि भाई ये कब करेंगे आप? इतना टाइम हो गया, हज का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, सब डिले है पड़ा हुआ है। तो मुसलमान तो कतई एक राय बराबर भी कोई भी उम्मीद नहीं करता था। आप सुरेंद्र तो नाथ मगर जी ये बात इत्तेफाक है करते हैं मतीन कि साहब जो की बात से आप पसमानदा है, जो कि मुसलमान मायूस हो चुका है? सुरेंद्र नाथ जी, तो अगर ये मायूसी बढ़ती रही तो जाहिर है कि हुकूमत भी तो यही चाहती है, या कुछ लोग ये भी तो यही चाहते हैं कि ये लोग तमाम उस निज़ाम से अलग हो जाएं
जो निज़ाम कहीं ना कहीं इख्तिदार की राहें हमवार करता है। तो ये तो अपने आप में जमहूरियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है सुरेंद्रनाथ जी। अगर लोग इतने मायूस हो जाएं, सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि हर उस पसमानदा शख्स का है जो किसी ना किसी सतह पर परेशान है। सुरेंद्रनाथ जी जी। जी जी, देखिए तारिक भाई, ये कोई भी संसार का कोई भी आदमी आज ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास की बात की है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक होने का व्यवहार किया है और आज भी वही कर रहे हैं। हम एक चीज ये कहना जरूर चाहेंगे कि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं वक्ती तौर पर, किसी लालच में आकर के, किसी दबाव में आकर के, या किसी प्रकार की जो कहना चाहिए कि अनावश्यक दबाव में आकर के वो सरकार की तारीफ करने लगते हैं, जिसके जो लोग हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपनी कौम को बचाने के लिए, कौम का मतलब मेरा मुस्लिम से नहीं है, कौम का मतलब पूरा हिंदुस्तान की एक एक शख्सियत से है। कौम को बचाने के लिए कभी सरकार के साथ झूठी हिमायत नहीं करनी चाहिए, सरकार की झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए। लालच में आदमी कुछ दिन के लिए आता है, लेकिन अगर वो किसी तकलीफ में है और कोई उसको लालच दे रहा है तो अपनी तकलीफ में अपनी हिम्मत का, अपने धैर्य का परिचय दे, अपनी हिम्मत ना हारे। ऊपर वाला वो एकदम मदद करेगा अगर आदमी कौम की मदद करेगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतनी बड़ी अंग्रेजों की फौज को हराया था और उनका गाना था, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाया जा, ये था। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाया सुरेंद्रनाथ जी। लेकिन साबरी साहब देखिए, जो सुरेंद्रनाथ जी ने बात की है वो अपने आप में बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी आपके सामने जो मंजरनामा है वो वाकई, ये तो हम भी एतराफ करते हैं, तायद करते हैं इस ख्याल की कि कुछ कोई जो भी लोग उभरते हैं उसमें से कुछ तो बिक जाते हैं, कुछ के कलम बिक जाते हैं, कुछ के जमीर बिक जाते हैं, कुछ मुकम्मल खुद को फरोख्त कर देते हैं। तो देखिए जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका खमियाजा पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को उठाना पड़ेगा। चंद लोग खराब होते हैं लेकिन जाहिर है कि एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है। और यहाँ तो बहुत सारी मछलियां ऐसी हो गई हैं जो सिर्फ जाती मफाद के लिए सब कुछ अपना लुटाने को, सौदा करने को, जमीर फरोशी को तैयार है। तो साबरी साहब, ये जो मंजरनामा है, बड़ी अहम बात यह है कि अभी एक तंजीम के लोगों ने और मुस्लिम तंजीम के लोगों ने यह आवाज बुलंद की है कि रोमी गेट का नाम तब्दील कर दिया जाए और इसको कोई दूसरा नाम दिया जाए, इसको भगवा रंग में रंग दिया जाए, इसको लक्ष्मण गेट का नाम दे दिया जाए। तो देखिए जब तक इस तरह के आवाजें आपके अंदर से उठती रहेंगी, आपकी मिल्लत के, आपकी कौम के अंदर से उठती रहेंगी, तो दूसरों को मोरिद इल्जाम आप कैसे ठहराएंगे? आप तो बहुत जिम्मेदार सहाफी हैं साबरी साहब, क्या कहना चाहेंगे जो उस मंजरनामे के हवाले से जो सुरेंद्रनाथ जी ने पेश किया है अभी? बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्रनाथ जी ने। सुरेंद्रनाथ जी चूंकि एक सेकुलर दल, राष्ट्रीय लोक दल के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेरी ताल्लुकात भी, इनसे मुलाकात भी है। देखिए तारिक साहब, बहुत अच्छी बात की तो उन्होंने। बड़े अफसोस की बात यह है कि पहली जो आपने उलमा बोर्ड का एक जो तस्करा किया, आपने नाम नहीं लिया था लेकिन मैंने नाम ले दिया। इसमें जो एक प्रवक्ता है राष्ट्रीय, वो भाजपा के प्रवक्ता रह चुके हैं और इस टाइम भाजपा के नेता भी हैं। दूसरे नसीम एडवोकेट हैं। इसमें कोई आलिम मेरी नजर में तो है नहीं। अगर होंगे तो छुटभैया टाइप के, जो मोहल्ले गलियों में जो मतलब एक आध डिग्रियां फर्जी ले आते हैं, उस टाइप के आलिम होंगे। पहले तो मैं धोखे में था कि शायद उलमा मशाइख बोर्ड का इस तरीके का कुछ होगा, लेकिन जब मैंने उनका लेटर हेड देखा तो उलमा बोर्ड लिखा था। उलमा बोर्ड का मतलब सीधा सीधा फ्रॉड लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इससे कोई किसी मुस्लिम संस्था का और मुस्लिम तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये पसमानदा का वो, ये जो शफात हुसैन साहब जो उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैंने नाम लेके बता दूं कि ये पसमानदा ही से शायद आते हैं और बड़े पसमानदा की इन्होंने वकालत भी की थी मेरे साथ एक चैनल पे। लेकिन मैंने इनसे सवाल किया था कि बहुत बड़े आप पसमानदा के हमदर्द हैं और भारतीय जनता पार्टी हमदर्द है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री है मात्र, वो भी पसमानदा ही का है, लेकिन आज तक कैबिनेट मंत्री ना बन सका, वो भी राज मंत्री है। और उससे ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात तारिक भाई ये है कि केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये शायद की बात है, जब से देश आजाद हुआ ये पहली बार ऐसा हुआ होगा केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है सेंट्रल में, गवर्नमेंट में। आप हैरत की बात देखिए। और फिर ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पसमानदा की बात करते हैं, पसमानदा को देने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा छलावा और धोखा क्या हो सकता है? ये तारिक भाई, ये पिछले 75 वर्षों से ये कौम धोखा खाती आ रही है और आगे भी धोखा, मुझे नहीं लगता है कि ये संभल पाएगी, धोखा ही खाती रहेगी। क्यों? जरा जरा सी जब लालच में बहकेंगे तो जाहिर सी बात है इनके नसीब में धोखा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
क्योंकि बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभी छोटे 500 मकसद फौज करने पड़ते हैं, कुचलना नहीं, पड़ता है। लेकिन देखिए लेकिन बुनियादी बात यह है साबरी साहब के, जैसे कि मतीन साहब ने पिछली दफा भी इजहार किया कि सुधरने का नाम लेते नहीं है, मुस्लिम लीग पर यकीन नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग को जी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। ठीक जी है, जी जी कभी कभी अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, कभी बीएसपी के साथ चले जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, कभी हमारे त्रिवेदी जी की पार्टी के साथ चले जाएंगे। लेकिन मतीन साहब को शिकायत यह है कि आज तक कभी मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया आजादी के बाद से अब तक। तो ये जो देखिए, मंजरनामा है, पहले देखिए, हाँ, इसकी वजाहत आप कर दीजिए, फिर मतीन साहब से मैं एक सवाल कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक बात है, मतीन साहब का दर्द है और दर्द उनका बजा है, बेजा नहीं है, बजा दर्द है उनका, जायज दर्द है। लेकिन मसला ये है कि तारिक भाई, मतीन साहब, हो सकता है मेरी बात खराब लग जाए उनको, लेकिन मतीन साहब ने की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, उसने करा किया है। एक तो मुस्लिम लीग को बड़ा एक इल्जाम आज तक लगाए, वो धब्बा नहीं छूट पाया कि इन्होंने देश का बंटवारा किया। हालांकि मुस्लिम लीग का इसमें अकेला कोई मसला नहीं है, इसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल थे बंटवारे में, इसमें कोई दो राय नहीं। मतीन साहब, मैं कहने में कोई हिचक नहीं रखता, बहुत साफ सुथरी बात कहना चाहता हूँ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो धब्बा जो मुस्लिम लीग पे लगा था देश बंटवारे का, वो आज तक साफ नहीं हो पाया। दूसरी बड़ी बात, मुस्लिम लीग ने जमीनी सतह पे, तारिक भाई, अगर कुछ काम किया होता, देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने क्षेत्र में काम किया है, जो काम किया है वो दिख रहा है। जब वो दूसरे प्रदेशों में गए तो लोग जुड़ गए उनसे। ऐसा नहीं कि लोगों को दर्द नहीं है, लोग, मतीन साहब को जैसा दर्द है ऐसा और भी लोगों को दर्द है। लेकिन मसला जहां मुस्लिम का आ जाता है, मुस्लिम पार्टी का, तो मुसलमान दामन छिटक करके किनारे हो जाता है। वो अपने के ऊपर सांप्रदायिकता का दाग नहीं लगने देना चाहता है। जैसे क्या कि कहना चाहते हैं मतीन साहब? हाँ, बात तो भारतीय आपने जनता साबरी पार्टी साहब बड़ी कह दी है। गौरवान्वित होती है, कह करके गौरव महसूस करती है कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। लेकिन कोई मुसलमान नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी खुद क्यों ना हो, लेकिन मुस्लिम की लीड पर काम करना नहीं चाहते। वो भी अपने पर सेकुलरिज्म का ही दामन में समेटे हुए हैं। तो मतीन साहब का जो दर्द है वो जायज है, लेकिन मतीन साहब ने जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं, या क्या क्या असदुद्दीन क्या ओवैसी जुड़ जाए बुनियादी तो मैं बुनियादी समझता बात हूँ कि आपने बड़ा की, काम हाँ, हो जाएगा। नहीं नहीं, आपने बुनियादी बात की है, तो जाहिर है कि मतीन साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जवाब कुछ नहीं दूंगा। बेसिकली ये हमारा पूरी मिल्लत का मसला है, सिर्फ अकेले मतीन का मसला नहीं है। और रही बात केरल में, हमने एक मॉडल पेश किया है। केरल पूरे भारत में सारी जगह पर आप देख लें कि 100% एजुकेशन को वहां पे इम्प्लीमेंट किया है, और वहां 40 सालों तक के मुस्लिम लीग ने लगातार जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने हाथ में लिया है। और जो भी मुसलमान पसमानदा थे और दीगर पसमानदा थे, उन सबको एजुकेट करने का काम किया। अब रही बात, आप आकर के देखिए, लोग कम्युनिस्ट और कांग्रेस को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार रही, कितने % एजुकेशन रहा? दूसरे इलाकों में कांग्रेस की सरकारें रही, कहां पर एजुकेशन रहा? हमने बुनियाद जो पकड़ी है वो एजुकेशन को लेकर के, कि लोग जब एजुकेट होंगे तो वो अपने हक को खुद ब खुद ले लेंगे। आप देखें कि दुनिया, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन एजुकेशन मुसलमान खास करके लेने वाले मुसलमान हैं। केरल में, पूरे भारत में अगर सारे राज्यों को देखा जाए तो जो लोग फॉरेन एजुकेशन लेते हैं वो केरल के ज्यादा है लोग। दूसरे खित्तों की क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश 5 करोड़ मुसलमान है, वहां 60 लाख मुसलमान है। तो 60 लाख वाले तो एजुकेशन हासिल करने के लिए वो विदेश जा रहे हैं, मगर 5 करोड़ वाले नहीं जा रहे। ये अफसोस की बात है, और हम सबको मिल करके इस सिलसिले में काम करना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जब होगी जब ही हमारे इश्यूज आएंगे। और आज की डेट में अगर कोई भी पार्टी, तारिक भाई, 1 मिनट, आधा मिनट जी पर, जी, कोई भी फरमाइए। पार्टी अगर मुसलमानों के इश्यूज पर बात करेगी तो किससे बात करेगी? क्या समाजवादी वालों से करेगी, या कांग्रेस से करेगी, या बहुजन से? किससे करेगी? तो मुस्लिम अभी तक तो पॉलिटिकल ऐसा ही होता पार्टी का रहा है। रेजिस्टेंस अभी होना तक बहुत तो जरूरी है। और अगर अभी तक तो ऐसा ही रेजिस्टेंस होता नहीं रहा है होगा तो मतीन बात साहब। किससे होगी? जब बात नहीं होगा तो मसले का हल नहीं होगा। अभी तक तो मतीन साहब ऐसे ही होता रहा है कि अपने मसाइल लेकर लोग दूसरों तक पहुंचे हैं, और शायद पहुंचने का सबब यही रहा है जो कि साबरी साहब ने बताया है कि उनको कहीं मुस्लिम लीग में यकीन नजर नहीं आया। मुस्लिम लीग के जो कारनामे थे आज़ादी के बाद से, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर बात करें तो वाकई देखिए कुछ नजर तो नहीं आता है। सुरेंद्र नाथ जी, आपने बड़े करीबी तौर पर देखा इस मंजरनामे को, क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि मौजूदा जो सियासी निज़ाम है मुल्क का, उसमें कहीं किसी ऐसी जमात की जरूरत है जिससे बाकायदा तौर पर एक पूरी मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये जुड़ जाए और फिर कोई इनकलाब ला सके सियासी तौर पर? सुरेंद्र नाथ जी। देखिए तारिक भाई, अभी मतीन साहब ने जो बातें कही, मैं कह रहा हूँ ठीक है, बहुत सही कहा, लेकिन जरूरत एक बात की है। आज मतीन साहब मुसलमान भाइयों के मसाइल पे बात कर रहे हैं, मुसलमानों की नहीं सुनी जाती इस पर बात अगर कर रहे हैं,
तो एक चीज सबसे पहले सोचना पड़ेगा, उनके सामने एक मिसाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर डबल इंजन की सरकारें लिए घूम रही है तो उसके पीछे ये है कि हिंदू, वहां पर न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न शूद्र है, न वैश्य है, बनिया है, कोई कुछ नहीं है, केवल हिंदू। तब वो आज का तो इसी तरह की जरूरत मुसलमान भाइयों में भी है कि न पसमानदा, न सिया, न सुन्नी, न अंसारी, न बहना, न जुलाहे, कुछ नहीं, मुस्लिम मुस्लिम रहे और कौम के साथ मिलकर के काम कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके सामने देश का कोई भी सियासी आदमी होगा वो झुक के सलाम करेगा, आपकी बात को मानेगा। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज चाहे वो ब्राह्मण तबके के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम तबके के लोग हैं, इनमें ज्यादा बुद्धिमानी का लोग काम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नेता नहीं बन पाता है। चाहे मुसलमानों में भी कोई आज की तारीख में जो है सर्वमान्य नेता नहीं है जो सारे मुसलमान माने, और ना ब्राह्मणों का कोई नेता है कि जिसको सारे ब्राह्मण माने। तो जरूरत इस बात की है कि कौम को जिंदा, मैंने वही चीज कही सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की बात याद रखने की है कि उन्होंने कहा था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, ये मान के चलना पड़ेगा। साबरी साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं साबरी साहब? तारिक साहब, सुरेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि मुस्लिमों में तो नेता इसलिए नहीं पैदा हो पाया आज तरह के, मुसलमानों ने हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे और दूसरों को ही नेता मान लिया है। चाहे वो नेहरू जी की शेरवानी और टोपी देख करके खुश हो जाता हो, चाहे उसके बाद वीपी सिंह की टोपी देख के खुश होता हो, चूड़ीदार पैजामा देख के खुश होता हो, चाहे माननीय मौजूदा रहे मुलायम सिंह के तार ठोकने तो खुश हो जाता हो, लेकिन मुसलमानों ने देखिए सच तो यही है कि हमेशा दूसरों को नेता माना, अपने नेता पैदा ही नहीं करा, और यही वजह जो आज हम जलील और रुस्वा भी हो रहे हैं। एक शेर याद आ गया है कि गुलजार देलवी का, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जब भी सौदा तो खरा कीजिए। तो मसला ये, मुसलमानों ने हमेशा खरा सौदा तो किया लेकिन अपने लिए नहीं किया, हमेशा दूसरों की नारे तकबीर अल्लाह ऊपर कह गए डोली पहुंचाते रहे मंजिल तलक, और फिर नियत बांध के बैठ गए, हाथ बांध के कि हमारे पास कोई मैसेज आएगा, कोई फरिश्ता देने आएगा। तो तारिक भाई, देना वेना कोई आता नहीं है, परिक्रमा करनी पड़ती है, मुसलमान परिक्रमा करना नहीं चाहता है। बड़ी सीधी सीधी बात जो जैसा उन्होंने कहा है तो सुरेंद्र जी ने कि अंसारी और मंसूरी और खान और सब एक हो जाएं, तो एक शेर फिरोज निजामी मरहूम का है, याद आ गया है कि खुदा परस्तों में मसलक की जंग जारी है, सफ़े बुता में मगर कोई इंतशार नहीं। वहाँ हिंदुत्व के नाम पर सब एक हो जाते हैं, और जब सनातन की बात होती तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाने की बात होती तो ये कह जाता है कि नहीं ये राष्ट्रपति भी है तो मंदिर में जा सकता है क्योंकि वो दलित होता है। तो मसला तो तारिक साहब यही बना कर जाता है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, वो मंदिर नहीं जा सकता है। नहीं, ये बात तो शोएब एडवोकेट ने भी एक दफा कही थी इस प्लेटफॉर्म से, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं उनसे एक सवाल करता। उन्होंने शोएब एडवोकेट ने बार बार यही कहा है कि जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, जात पात के मसाइल को नजरअंदाज करके लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको सियासी इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इसी अंदाज के ख्यालात का इजहार जनाब मतीन साहब ने भी गुज़िश्ता अपने तमाम मुबाहिसों में किया है। फिलहाल तो मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन इस मौजू पर आइंदा किसी मौके पर आपको ज़रूर रहमत दी जाएगी। और आप लोग सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए मैं ज़ाती तौर पर भी शुक्रगुजार हूँ, और न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।